अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर सकता है। दोपहर 2 बजे से कोर्ट नंबर 1 में 3 जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया था और कहा था कि पहले कोर्ट ये तय करेगा कि विवादित भूमि पर किसका अधिकार है और भूमि विवाद का मामला सुलझाने के बाद ही दूसरे मसलों पर सुनवाई होगी। इससे पहले बाबरी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड 14 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर एक के बाद एक 20 पिटीशन दाखिल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और अब जाकर इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है। और आपको बताते हैं कि अयोध्या विवाद मामला क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। दोपहर 2 बजे से कोर्ट नंबर 1 में 3 जजों की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। विवादित भूमि पर अधिकार पहले इस पर सुनवाई होगी। भूमि विवाद का मामला सुलझाने के बाद दूसरे मसलों पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, ये जान लीजिए। कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन 3 बराबर हिस्सों में बांटी थी। कोर्ट ने रामलला की भूमि वाली जगह रामलला विराजमान को दी, सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दी थी। बाकी हिस्सा मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, किसानों को मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार युवाओं के लिए फंड जैसे तमाम लोक लुभावन वादे किए हैं। इतना ही नहीं, पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा भी किया गया है, वो भी आरक्षण सीमा में बिना बदलाव किए हुए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जनता का घोषणा पत्र बताया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास है, आइए जान लेते हैं। किसानों की कर्ज माफी का वादा, किसानों को 16 घंटे बिजली देने का वादा, पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए की कटौती का वादा, फिक्स पे कर्मियों से समान काम समान वेतन का वादा, हायर एजुकेशन के छात्रों को स्मार्टफोन लैपटॉप देने का वादा, 5 साल में 25 लाख आवास बनाने का वादा, आरक्षण सीमा में बदलाव के बिना पाटीदार आरक्षण का वादा। सोमवार शाम के 5 बजते ही राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय हो गया, लेकिन राहुल राज को लेकर दिन भर कांग्रेस के अंदर और बाहर गहमागहमी बनी रही। उस पर से पीएम मोदी के औरंगजेबी हमले ने इस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक, ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। तंज कहीं या हमला, पीएम मोदी ने जब ऐसी बधाई दी तो कांग्रेस को ये बद्दुआ जैसी लगी। पूरी पार्टी तिलमिला गई। राहुल की ताजपोशी में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता सियासी तकरार में कूद पड़े, और कूदे भी क्यों ना, उनका निजाम जो बदल रहा था वो भी पूरे 19 साल बाद। जी हाँ, कांग्रेस में सोनिया राज के बाद अब राहुल राज का आगाज होने जा रहा है। पार्टी के लिए सोमवार की शुरुआत गहमा गहमी भरी रही। पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन राहुल ने नामांकन भरा। नॉमिनेशन में मां सोनिया गांधी समेत सीनियर लीडर कमलनाथ, शीला दीक्षित, मोतीलाल वोरा, तरुण गोगोई समेत 9 लोग राहुल के नाम के प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने
पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। राहुल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलने पहुंचे। इसके बाद पार्टी दफ्तर आए, जहां पहले से ही कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। राहुल गांधी विल कैरी ऑन द ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उनके साथ खड़ी है, उनको समर्थन देने में और उनकी कामयाबी के लिए। परिपक्व राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने के लिए तैयार है। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ तो भेड़ें शेर हो जाती हैं, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। यहाँ शेर नहीं, बब्बर शेर गरजेगा। बात खत्म, खत्म है। सुना आपने, हर तरफ से राहुल के लिए बधाइयों की बौछार हो रही है। लेकिन तभी शहजाद पूनावाला के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल में मणिशंकर उलझ गए। पहले देखिए क्या कहा मणिशंकर अय्यर ने। जहांगीर की जगह जब शाहजहां आए थे तो क्या तब चुनाव हुआ था? जब शाहजहां की जगह पर औरंगजेब आए तो क्या तब चुनाव हुआ था? पहले से पता था कि जो भी बादशाह हैं उनकी औलाद ही बादशाह बनेगी। तानाशाही का नाम है नरेंद्र मोदी, इन दोनों को जोड़िए मत। उस जमाने में जहांगीर के बेटे ही शाहजहां बन सकते थे। मणिशंकर अय्यर ने ये बातें कही दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, लेकिन असर हुआ गुजरात में, जहां के धर्मपुर की एक रैली में पीएम मोदी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। दरअसल बीजेपी गुजरात के चुनाव को विकासवाद बनाम वंशवाद का एंगल दे रही है, और मणिशंकर के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया, वो भी गुजरात में छिड़े सियासी समर के बीच में। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सिलेक्शन इलेक्शन के बीच फंसी राहुल की तासपोशी पर तकरार जारी है। बीजेपी पहले ही राहुल की छवि नॉन सीरियस लीडर के तौर पर पेश करती रही है और अब वंशवाद का आरोप लगा रही है। ऐसे में राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस छवि को तोड़ने की है। नामांकन के साथ ही राहुल की ताजपोशी तय हो गई। साथ ही ये भी तय हो गया है कि बीजेपी उन पर अब और तेज हमला करेगी, या यूं कहें कि बीजेपी ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। सोमवार को उनकी ताजपोशी पर तंज के एक से बढ़कर एक तीर चलाए गए। इसको एक चुनाव कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। बिना परफॉर्मेंस के प्रमोशन पर राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखो, उनकी पार्टी के मालिक है। कांग्रेस बोझा बन चुकी है देश के लिए। राहुल को इन हमलों के बीच ही अपना रास्ता बनाना होगा। राहुल को खुद को तो साबित करना ही होगा, साथ ही पार्टी को मजबूत कर पटरी पर भी लाना होगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आसान नहीं है राहुल की राह। चुनौती नंबर 1, गुजरात और हिमाचल की लड़ाई में जीत। गुजरात और हिमाचल में पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर इन दोनों ही राज्यों में पार्टी अच्छा करेगी तो ठीक, वरना फिर पार्टी वहीं खड़ी नजर आएगी जहां वो पहले से है, और मिशन 2019 तो दूर की कौड़ी हो जाएगी। चुनौती नंबर 2, उत्तर भारत में पार्टी की जमीन लौटाना। दिल्ली की सल्तनत पाने का रास्ता उत्तर भारत से ही आता है, लेकिन इस इलाके में पार्टी अभी जड़ से खत्म नजर आ रही है। ऐसे में राहुल के सामने बड़ी चुनौती होगी अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाना, लेकिन इसके लिए राहुल को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। चुनौती नंबर 3, संगठन को दोबारा खड़ा करने की चुनौती। अगर उत्तर भारत में अपने उखड़े पांव जमाने हैं तो राहुल को सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। मणिशंकर और दिग्विजय सरीखे लीडर को भी संभालना होगा, साथ ही सिंधिया और पायलट जैसे युवा चेहरों को भी चमकाना होगा। साफ है राहुल को दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा, जो कि टेढ़ी खीर से कम नहीं है। चुनौती नंबर 4, अगले साल 8 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है।
जब संगठन के तौर पर पार्टी काम करने लगेगी तो फिर राहुल पर रिजल्ट देने की जिम्मेदारी होगी। 2018 में कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में चुनाव होने हैं और मिशन 2019 के लिए 2018 में होने वाले सियासी संग्राम को काफी अहम माना जा रहा है। चुनौती नंबर 5, मोदी शाह की चुनौती से पार पाना। उपाध्यक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी ही बीजेपी के हिट लिस्ट में थे, लेकिन अब उनका ओहदा बढ़ रहा है। ऐसे में तय है बीजेपी उन्हें और घेरेगी, लेकिन इससे बड़ी चुनौती है राहुल को पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी से पार पाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सबको रोटी और सबको शिक्षा के अधिकार के बाद अब देश में सबको 24 घंटे बिजली का अधिकार भी मिल सकता है। जी हां, देश के हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि मार्च 2019 से 24 घंटे बिजली देने के लिए वो मंत्रिमंडल में जाएंगे। तकनीकी खामी या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति को छोड़कर बिजली कटौती की अनुमति नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। मनमोह लेने वाली मुस्कुराहट के लिए पहचाने जाने वाले हर दिल अजीज स्टाइल आइकॉन शशि कपूर नहीं रहे। वे पिछले 3 हफ्ते से बीमार थे। शशि कपूर ने आज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमेन राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने 60 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। अपने जीवन में शशि कपूर ने 160 फिल्मों में काम किया, जिसमें 12 अंग्रेजी फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने जब जब फूल खिले, कन्यादान, शर्मीली, आ गले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी और फकीरा जैसी कई हिट फिल्में दी। चाहे रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ, बॉलीवुड के शहंशाह के साथ उनकी जोड़ी बेहद सफल रही। साल 2011 में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 2015 में उनको 2014 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ एक आतंकी हैं। चौंकिए मत, मुशर्रफ को हम आतंकी क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की सोच नापाक है। मुशर्रफ पाक में आतंकियों का शासन चाहता है, हाफिज के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है। पाक का पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ तो आतंकी निकला। जी हां, पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आतंकी कहना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी नापाक सोच ने, उनकी नापाक बोली ने, उनकी नापाक चाहत ने उनको एक आतंकी की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। आप ही जवाब दीजिए, एक आतंकी को पसंद करने वाले को क्या कहेंगे? एक आतंकी का साथ देने वाले को क्या कहेंगे? एक आतंकी का साथ चाहने वाले को क्या कहेंगे? परवेज मुशर्रफ के नापाक बोल क्या है, ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी नापाक सोच के बारे में जान लीजिए। परवेज मुशर्रफ आतंकी हाफिज सईद की पार्टी से चुनाव में गठबंधन चाहता है। ऐसी नापाक सोच रखने वाले पाक के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद अगर गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेगा तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आपने मुशर्रफ की नापाक सोच के बारे में जान लिया, अब उनकी नापाक बोल भी सुन लीजिए, जो उन्होंने लश्कर तैयबा के संस्थापक और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की रिहाई के बाद दिए थे। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमात उद दावा वाले। जिस तरह से पाक के पूर्व राष्ट्रपति आतंकियों के रहनुमा बन रहे हैं, आतंकियों की तरफदारी कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकियों की सरकार चाहते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति को आतंकी कहना कितना गलत है। आतंकी का साथ चाहने वाले और उनका साथ देने वालों को आतंकी नहीं तो और क्या कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।